आपके रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, 75% इसीलिए कहा गया है कि 75% कॉमर्शियल पॉलीमर्स आपके रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। कुछ मोनोमर्स वो केवल रेडिकल मीन्स से ही पॉलीमराइज हो सकते हैं, लाइक एक्राइलिक एसिड, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। AIBN भी एक तरीके का एज अ आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइड, ये आपका रेडिकल इनिशिएटर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ से जो पॉलीमर बनता है पॉलीएक्राइलिक एसिड से, ये आपका आयन एक्सचेंज रेजिन्स और स्मार्ट पॉलीमर के रूप में यूज किया जाता है। लास्ट में जब मैं पॉलीमर खत्म करूंगी, आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो डायरेक्ट आप यूज करते हो और बहुत ही अच्छे अच्छे हम पॉलीमर्स के यूजफुल चीजें पढ़ते हैं। जो रेडिकल पोलैरिटी होती है पॉलीमर्स की, उसका मतलब क्या होता है कि जो पोलर इफेक्ट है, पोलर इफेक्ट जहां पे भी ये पोलर वर्ड जुड़ जाता है, मतलब कि वहां पे थोड़ा बहुत भी आयनिक चार्ज लाइक आपका माइनस या प्लस जनरेशन की पॉसिबिलिटी है। आपका जो ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स है, पोलर इफेक्ट जिसको कह रहे हैं ये पोलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, जिसकी वजह से आपके ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स इजीली बनते। ये आपका एग्जाम्पल की तरीके से है, देखिए साइनाइड जुड़ा हुआ है विनाइलिक पोजीशन पे, वो आपका एक फ्री रेडिकल मोनोमर से जाकर के अटैच हो रहा है जहां पे माइनस जनरेट, और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। जब वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो नेक्स्ट जब आता है तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके ये पोलर इफेक्ट के फॉर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव जनरेशन आपका स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, लाइक कि आपका पीएच है तो वो इलेक्ट्रॉन एक रिच कंडीशन है और साइनाइड इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है, देन वहां पे आपका एक डेफिशिएंसी को वो शो कर रहा है। जो चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन अभी अभी आपने पढ़ा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। ये चेन पॉलीमराइजेशन टर्मिनेशन के साथ साथ में कैसा इफेक्ट देता है, उसका कैसा प्रोफाइल डायग्राम है, इसको हम ऐसे देखेंगे कि चेन पॉलीमराइजेशन विद टर्मिनेशन, कन्वेंशनल रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे। जो आपके लाइफ टाइम पॉलीमर रेडिकल चेन है, 1 सेकेंड इनिशिएटर, वो पॉलीमराइज टाइम उसका कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज थोड़ी सी स्टॉप करके आपको मैं पहले ये दूसरे दिन बताऊंगी, जो कि आपको थोड़ा सा वो लग सकता है। यहाँ पे एक जनरल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे बता रही थी मैं कि मॉलिक्यूलर वेट अगर हम पॉलीइथीन ले रहे हैं तो पॉलीइथीन का जहां पे n पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और n क्या है, कितना डिग्री है पॉलीमराइजेशन का, तो dp स्टैंड फॉर द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड n स्टैंड कि कितना नंबर है मोनोमर्स का। MO मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करेगा मोनोमर का। जो आपकी स्ट्रेंथ है पॉलीमर की, वो धीमे धीमे इंक्रीज होती है जैसे जैसे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, रिपीटिंग यूनिट्स पे डिपेंड करता है, उनका हार्ड और हीट रेजिस्टेंट होता है, और लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वाले जो पॉलीमर होते हैं वो सॉफ्ट और गमी होते हैं। डिपेंड करता है, हमें कुछ पॉलीमर्स ऐसे चाहिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा वो हीट रेजिस्ट कर पाए। कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट हमें चाहिए होता है। कुछ जैसे लाइक इरेजर ले लीजिए या आप गाड़ी का टायर ले लीजिए,
तो ये डिफरेंट अलग अलग तरीके के हमको इस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है या हार्डनेस होती है वो अलग अलग पॉलीमर के केस में आपको अलग अलग चाहिए होती है, जो कि हम उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज से। एग्जाम्पल बताया है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कि अगर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन का 28,000 है और उसकी रिपीटिंग यूनिट 28 है, मॉलिक्यूलर वेट रखती है 28 मॉलिक्यूलर वेट रखती है, तो आपको कितने नंबर ऑफ मोनोमर होंगे इसको बताने के लिए ठीक आप पॉलीमर जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है उससे मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर देने पे आपको नंबर मिल जाता है n, जो कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है पॉलीमर का। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि नेचुरल और सिंथेटिक आपके पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल होमोपॉलीमर जो कि एक तरीके के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, उसमें अभी हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड हो सकता है। जो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जिनको कोपॉलीमर्स भी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट हो सकती है 2 से 3 तरीके की, वो लीनियर ब्रांच और ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं और साथ में ब्लॉक कोपॉलीमर भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका केमिकल नेचर कैसा है, कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर का जो बैकबोन है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी कार्बन है कि नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा। क्या ऐसे पॉलीमर पॉसिबल हैं जिसमें आपके इनऑर्गेनिक केवल हो, कार्बन नहीं हो? हाँ पॉसिबल है, और वो भी बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। बहुत से आपके जो फोटोवोल्टाइक स्टडीज हो रही हैं वो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स से भी हो रही हैं, वो हम आगे एक आध दिखाऊंगी मैं। जो कोई भी अगर कार्बन नहीं है, जैसे सिलिकॉन पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स आपके लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं, जैसे ये बताया। ए ये होमो है, कोपॉलीमर आपके डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स के हो सकते हैं। रैंडम मतलब अभी आपने देखा कि उसमें कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं होती है या फिर अल्टरनेटिंग नहीं होते हैं वो। अल्टरनेटिंग मतलब कि रेगुलर होगा, ये ए बी टाइप का। ब्लॉक मतलब कि वो ब्लॉक में होंगे, जैसे ए है या बी है या ए है, तो ये आपके ब्लॉक कोपॉलीमर कहे जाते हैं। ग्राफ ब्रांच्ड पॉलीमर को कहते हैं, जैसे अभी आप देख चुके हो। ये देखने के लिए मैंने ये स्लाइड उठाई है आपको ये बताने के लिए कि व्हाट इज द टैक्टिसिटी, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर में बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्टिसिटी मतलब होता है कि ओरिएंटेशन मोनोमरिक यूनिट्स का, जो कि पॉलीमर में एक ऑर्डरली या डिसऑर्डरली फैशन में होता है, और ये डिफरेंस जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। आपने पहले भी देखा है, अभी अभी आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है और आप जानते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूल का वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। वही चीज इसमें कह रहे हैं। जो टैक्टिसिटी होती है, ये टैक्टिसिटी ओरिएंटेशन जो होता है मोनोमरिक यूनिट का पॉलीमर में, वो ऑर्डरली या डिसऑर्डरली फैशन में हो सकता है मेन चेन के रेस्पेक्ट में, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस देगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस कराएगा। आइसोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हेड टू टेल मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम साइड के हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर मान लीजिए y है तो वो y एक साइड में। अगर सिन डायोटैक्टिक है मतलब कि वो फंक्शनल ग्रुप ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे है, और सिन एटैक्टिक मतलब उसने कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें रैंडम है और कोई भी टैक्टिसिटी नहीं है। जो एटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन है वो एक गमी सॉलिड होता है, जबकि जो आइसोटैक्टिक वर्जन है वो क्रिस्टलाइन रफ होता है। ये बताया गया है आपको ये नोटिस कराने के लिए कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कितना चेंज हो सकता है आपके अगर टैक्टिसिटी डिफरेंट हो तो। जो पॉलीमराइजेशन है ये मैं आपको अभी बहुत क्लियर स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से हम लोग केवल ये देखेंगे कि एडिशन, कंडेंसेशन और कोपॉलीमराइजेशन ये 3 तरीके के होते हैं। हम इसमें से एडिशन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और उस एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी हमने स्टार्ट किया है फ्री रेडिकल।
यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जब एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में ये बता रहे हैं कि मोनोमर जो कि कोई भी बिना बाय प्रोडक्ट लॉस के बनता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिला करके वो एज अ मोनोमर काम करे, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना है, जैसे मैंने बताया पॉलीमराइज करने के लिए, जिनके बिना वो नहीं पॉलीमराइज हो सकते हैं, ठीक है। और वो कोई भी साइड प्रोडक्ट ना दे, उन डायरेक्ट ऐड करें, वो एग्जाम्पल होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमर बन रहा है डायरेक्ट ऐड होने के बाद, ये ईड करता है एग्जिट मल्टीपल होते हैं इसमें, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है जितना मोनोमर लेते हैं उसमें जस्ट आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, जितने मोनोमर उतना आपका मॉलिक्यूलर वेट में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ हाई प्रेशर ट्रेसेस जो ऑक्सीजन का लिया गया है और कैटलिस्ट यूज किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिएजेंट क्या लेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मोनोमर्स हैं, कुछ आपके डायरेक्ट एल्कीन्स हैं और कुछ विनाइलिक मोनोमर्स हैं जो कि आपके रिपीटिंग पॉलीमर्स दे रहे हैं। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट का मतलब है कि जो आपकी यूनिट रिपीट करती है, मोनोमर जब ऐड करता है तो उस पॉलीमर में कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे आपका मरून कलर से जो दिखा रहा है, सबसे पहले में इथिलीन है तो वो CH2CH2 यूनिट है, प्रोपाइलीन है तो आपका CH3CH2CH2 है, और फिनाइल लगा हुआ है आपका तो वैसे ही ऐसे आपका रिपीटिंग यूनिट बनती जा रही है। ये एडिशन पॉलीमर के बाद आपका जो कंडेंसेशन है, ये कंडेंसेशन क्या है, आपका फॉर्मेशन है पॉलीमर्स का, जो कि पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, वो एलिमिनेशन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि HCl। आपने कंडेंसेशन रिएक्शन नॉर्मल पहले भी पढ़ा है, जिसमें वाटर निकल जाता है, लाइक की एल्डिहाइड और अमीन जब ऐड करता है तब वाटर निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को जब हम ऐड करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, और वो कंडेंसेशन रिएक्शन से जो आपका मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल रिपीटिंग यूनिट होता है आपके पॉलीमर का, लाइक नायलॉन 66, उसमें एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक डाइअमीन पॉलीएमाइड बना रहे हैं। अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसमें एसिड और अमीन को रिएक्ट करा रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, और ये जो पॉलीएमाइड है, दिस हैज द रिपीटिंग यूनिट एज दिस अमाइड लिंकेज। अब जो पॉलीईस्टर्स और पॉलीअमाइड्स हैं, इनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स है आपकी, वो टेरेप्थेलिक एसिड एग्जांपल लिया है, एडिपिक एसिड और टेरेप्थेलिक एसिड दोबारा लिया है 1,4-डायअमीनो बेंजीन के साथ और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। ये आपको सिंपली दिखा रहा है कि पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट्स कैसे लिखा जाता है। ये कुछ नेचुरल पॉलीमर्स है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, अमाइनो एसिड से मतलब प्रोटीन्स के हैं, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के हैं। एक आपका आइसोप्रीन जो सबसे पहला दिया हुआ है, अभी अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का ये एग्जाम्पल में दिया गया है। आइसोप्रीन ये नेचुरल रबर है आपका, ये टर्पिनाइड कैटेगरी में आता है। बीटा डी ग्लूकोज ये आपका कार्बोहाइड्रेट में आता है, जो नेचुरल मैक्रोमोलेक्यूल्स में आते हैं। अमाइनो एसिड मोनोमर है आपका प्रोटीन का, जो कि पेप्टाइड लिंकेज बनाता है। जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जिस न्यूक्लियोटाइड में इटसेल्फ 3 छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, जिसको आप एक तरीके से कंडेंसेशन के बाद बना हुआ बोल सकते हैं, उसमें बेस है। ये 5 मेंबर्ड आपका जो कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा अगर आपको याद हो स्टीरियोकेमिस्ट्री के केस में मैं आपको बता रही थी कि जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट की देखे थे तो उसमें जब आप पेंटोजेस देखे, पेंटोजेस में आपको बताया था कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज ये दो होते हैं
जो कि न्यूक्लिक एसिड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरएनए और डीएनए को बनाने के। तो इसमें 3 होते हैं, जैसे मैंने बताया आपका, एक फॉस्फेट, एक बेस और एक राइबोज शुगर। ये 3 स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होती है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड आपको यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से दिए हैं, ये एग्जांपल है टर्पिनॉइड का, दूसरा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का, थर्ड एग्जांपल है आपका प्रोटीन का जो कि पेप्टाइड के बाद बनेगा, और लास्ट ये जो फोर्थ एग्जांपल है ये है आपका न्यूक्लिक एसिड का जो कि न्यूक्लियोटाइड से बनता है। कोपॉलीमराइजेशन की 2 मॉलिक्यूल है, जैसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर है, इसमें ब्यूटाडाइन और स्टायरीन दोनों मिलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन बनाते हैं और आगे पॉलीमर बन जाता है। जब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं कि कैसे आपका मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे पॉलीमर की जो क्रिस्टलैनिटी होती है, ये पॉलीमर की क्रिस्टल जो बन जाते हैं, अभी अभी आपने देखा कि डिपेंड करता है इसकी टॉक्सिसिटी पे कि ये मॉलिक्यूल जो पॉलीमर हमारा बन रहा है वो कैसा होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी पॉलीमर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं हो सकता, उसमें क्रिस्टलाइन रीजन्स होते हैं, कुछ एमॉर्फस रीजन्स होते हैं। तो जो पॉलीमर क्रिस्टलाइन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो ऑर्डरली मैनर्स में रहेंगे, सिर्फ तभी वो सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन में भी रहना उनका जरूरी है और कॉन्फ़िगरेशन भी उसका आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज कर सकता है। तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलैनिटी डिपेंड करती है किस पे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे और टैक्टिसिटी पे। क्योंकि टैक्टिसिटी पे क्यों, क्योंकि टैक्टिसिटी बताती है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन है वो किस साइड में है, एक साइड में है, दोनों साइड में है, ऑल्टरनेट है, कैसे है। तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स वो हाई डेंसिटी रखते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं, स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल और हार्ड होते हैं, और एमॉर्फस पॉलीमर्स आपके मेल्टिंग पॉइंट और नहीं आपका उनका एग्जैक्ट होता है। जैसे जो जनरल आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस कंपाउंड्स होते हैं उनकी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो, वही इसमें भी पॉलीमर में भी है। ठीक है, ये आपका जो मेल्टिंग और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसके लिए इम्पोर्टेंट है और बाद में रिसर्च पर्पस के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी जाननी है कि व्हाट इज दिस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड इट्स लोएस्ट टेम्परेचर जिसके बाद कोई पॉलीमर क्या हो जाएगा, हार्ड ब्रिटल ग्लास लाइक, या टेम्परेचर जिसपे कि पॉलीमर एक ट्रांजिशन फील करता है रबरी से रिजिड स्टेट, उसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। पर्टिकुलर स्टेट जो होता है आपका सॉलिड का, वो क्या कहते हैं, उसको शैटर कर जाता है इफ इट इज हिट सिंस द मॉलिक्यूलर चेन्स कैन नॉट मूव इजीली। जो टेम्परेचर है जिसपे कि पॉलीमर टर्न कर जाता है फ्लेक्सिबल या इलास्टिसिटी या रबरी, उसको उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहा जाता है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग ग्लास टेम्परेचर ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आप पढ़ करके रखेंगे केवल कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो आज आपके लिए बस